बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान में एक अफसोसनाक डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट आपके सामने रखते हैं। डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान के तमाम मीडिया को ये बता दिया गया है कि आप ना तो इमरान खान का नाम चला सकते मीडिया पे, ना उनकी तस्वीर चला सकते, यहाँ तक कि आप उनके नाम का टिकर भी नहीं चला सकते। उनसे रिलेटेड कोई खबर पाकिस्तान के किसी टेलीविजन के ऊपर नहीं दी जा सकती। इसके साथ साथ ये भी उनको बता दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी शख्स को टेलीविजन पर नहीं लिया जाएगा उनका मौक़िफ़ लेने के लिए। अब अगर आप इस सारी बात को बारीकी से देखें तो आपको ये नजर आएगा कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश अगले चंद दिनों में की जाने वाली है, जिसकी वजह से उसकी पहले से ही पेशबंदी की गई है। और पेशबंदी ये है कि हर टीवी चैनल्स के ऊपर ब्लैकआउट कर दिया जाए, इमरान खान का ना नाम आए, ना उनकी कोई खबर आए, ना उनकी तस्वीर आए, और ना उनकी पार्टी का कोई शख्स बुलाया जाए टेलीविजन के ऊपर उनका मौक़िफ़ लेने के लिए। इसके एक तो मैंने जैसे आपको कहा कि कुछ बहुत बड़ा पक रहा है और कुछ बहुत संगीन होने वाला है, जिसकी वजह से ये किया गया है। ये जो मुलाकात हुई पीडीएम साहब बहादुर ने जो कन्वे की है इस हुकूमत ने मौजूदा ने मीडिया को, उस मीटिंग में फैसल वाडा साहब भी तशरीफ फरमा थे। उसमें तकरीबन तमाम टेलीविजन के मालिकान और दूसरे लोग शामिल थे, जिसमें जहां पर यह फैसला किया गया कि इमरान खान साहब को उनका नाम या उनकी किसी किस्म की भी खबर जो है वो नहीं दी जाएगी। अब एक तो मैंने कहा कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताना है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, क्या करने की कोशिश की जा रही है, अचीव क्या किया जाना है, और नौबत यहां तक क्यों आई है। क्या इमरान खान की पार्टी के लोगों ने जो छोड़ दिया है पार्टी को, बकौल उनके पार्टी टूट गई है, मीडिया के बकौल बहुत सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर गए हैं, पार्टी में तो अब जान नहीं रही। फिर आपने देखा कि कल -1 का शोशा छोड़ा गया कि इमरान खान को माइनस कर दिया जाए, किसी और के हाथ में पार्टी दी जाए। ये क्या तमाम चीजें फेल हो गई हैं, जो आखिरकार इमरान खान को टेलीविजन के ऊपर मुकम्मल बैन करने की अब बात शुरू हुई है। इसकी सिमत में आखिर पे आऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि क्या ये पाकिस्तान में पहली दफा हो रहा है कि किसी पॉलिटिकल लीडर को बैन किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान में इस खित्ते में ये पहली दफा हुआ है, और जब हुआ है कामयाबी कितने परसेंट मिली है, इसके ऊपर हम बात करते हैं, इसके बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं, ताकि हमें पता चले कि क्या ये पाबंदी जो है इससे इमरान खान को कितना फर्क पड़ेगा, और क्या ये कामयाबी होगी इससे या नहीं होगी। हमें वापस जाना पड़ेगा ब्रिटिश इंडिया के अंदर, जब हम ब्रिटिश राज के अंदर थे, जब इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठा था और ब्रिटिश हम पे हुकूमत करते थे, क्योंकि हम गुलाम थे और वो मास्टर थे, वो आका थे, और हमारे लोग खासी जस्तजू करते थे आजादी की, जिसका शाखसाना हुआ था 1857 में। बर्रे सगीर के तमाम लोगों ने मिलकर एक जंगे आजादी लड़ी थी, जो बहुत इफेक्टिव थी। मैं तो ये समझता हूँ आजादी के हम बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, लेकिन बहरहाल फिर इंटरनल गद्दारों ने साथ ना दिया, तो ब्रिटिश राज जो है वो 100 साल हमें और भुगतना पड़ा। 1857 से आप देख लीजिए 1947 तक कितना टाइम, तकरीबन 90 साल हमें और भुगतना पड़ा उस गुलामी के अंदर। बहरहाल जब 1857 की जंग हो गई आजादी की, अंग्रेज ने उससे ये सीखा कि अगर यहाँ के शायरों को, यहाँ के जो सहाफी हैं उनको, यहाँ के राइटर्स को, स्कॉलर्स को लिखने और बोलने की आजादी दी, तो यहाँ पर आजादी की ये जो शमा जल रही है, ये जो एक आजादी के बारे में लोगों की ख्वाहिश है, ये और पनपेगी और यहाँ पर बड़े मसाइल बनेंगे। तो अंग्रेज ने पै दर पे बहुत सारे डिफरेंट लॉज लेके आए, 5 बड़े वो लॉज लेके आए ब्रिटिश इंडिया के अंदर आजादी सहाफत को कटेल करने के। मैं लंबा नहीं जाऊंगा, आप बोर हो जाएंगे, बहुत ही क्विकली आपको बताता हूं। सबसे पहले वो लेके आए 1878 के अंदर, उसको कहते हैं वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। उसके साथ उन्होंने तमाम पाबंदियां लगा दी। जो प्रेस छाप रही थी आजादी का मटेरियल, वो प्रेस छाप रही थी कि ब्रिटिश राज किस तरीके से गलत काम कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर, लोगों को अवेयरनेस दे रही थी, उसको इस एक्ट के साथ उस टाइम वॉइस राय थे लॉर्ड लिटन, उन्होंने ये एक्ट लेके आए थे और प्रेस का गला घूंटने की कोशिश की थी। क्या इससे प्रेस का गला घूंटने में कामयाब हो गए थे? बिल्कुल भी नहीं। प्रेस ने और तरीकों से लिखना शुरू किया, छुप के लिखना शुरू किया। प्रेस की बजाय छोटे छोटे घरों के अंदर
प्रिंटिंग प्रेस लगा के वहां पर चोरी अखबार छाप के और उसको रातों के टाइम में लोगों के घरों में उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। तो मूवमेंट ना रुकी, एक कोशिश की गई ब्लॉक करने की, लेकिन उस ब्लॉक करने की कोशिश से कुछ खास अंग्रेज हासिल ना कर सका, बल्कि वो जो जो सर्कुलेशन थी और प्रेस थी, आम जहां पर अखबार का दफ्तर था वहां वो छपनी बंद हो गई, लेकिन बहुत सारे घरों के अंदर वो छपनी शुरू हो गई। फिर लाइसेंसिंग का एक्ट 1857, मैंने बताया कि जंगे आजादी के फौरन बाद शुरू हो गए थे लॉज कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, किसको लाइसेंस देना है, किसको नहीं देना, किसका खत्म करना है, ये लाइसेंस आए। ये असल में पर्पस था, एक बहुत बड़ा बंगाल का वीकली अखबार था जो जिसका नाम था अमृत बाजार पैट्रिका, वो बहुत सारा मटेरियल बंगाली में शाया कर रहा था। तो पाबंदी लगा दी कि आपने किसी भी रीजनल जुबान में अगर आपने पब्लिश करना है, जैसे पाकिस्तान में रीजनल जुबानें हैं, पश्तो है, उर्दू है, सॉरी उर्दू तो हमारी कौमी जुबान है, पश्तो है, पंजाबी है, आपका सिंधी है, इस तरह जैसे रीजनल जुबानें हैं हिंदुस्तान में उस वक्त थी, उन पर पाबंदी थी। लेकिन अगर आप इंग्लिश में छापे तो आप पर कोई पाबंदी नहीं थी, आपको लाइसेंस नहीं लेना था। तो क्या इस एक्ट से वो कामयाब हो गए? नहीं, अखबार नवीसों ने अंग्रेजी में छापना शुरू कर दिया वही मटेरियल। उसके बाद द प्रेस एक्ट 1910 आया, उसने भी प्रेस का गला घूंटने की कोशिश की, कोई उससे भी अंग्रेज सरकार कुछ हासिल ना कर सकी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लाया गया लोगों को जेलों में डालने के लिए, सहाफियों को, कि आपने सरकार के बारे में कोई भी खबर दी जो आज हो रहा है, आपने खबर दी तो आपके ऊपर सीक्रेट एक्ट लग जाएगा, आप समझा जाएगा कि आपने सरकार के बड़े खास जो उसके अंदर कोई ऐसी चीजें थी जो खुफिया बातें थी वो आपने लीक कर दी। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1903 लाया गया। फिर न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस 1908 का एक्ट लाया गया। लेकिन इन तमाम एक्ट से कुछ हासिल नहीं हुआ। इससे पहले एक और खतरनाक काम किया गया और वो था सेडेशन का एक्ट जो लाया गया, वो 124A, जिसमें सेडेशन गद्दारी के मुकदमात किए जाएंगे, वो अंग्रेज लेके आया था 1870 में। जी मैं बिल्कुल आपकी खिदमत में सही अर्ज कर रहा हूं, आज से तकरीबन 153 साल पहले की बात है ये, 150 साल से भी ज्यादा अरसा पहले की बात है कि वो 124A वही है जिसके गद्दारी के पर्चे मैंने 2 दर्जन के करीब भुगते हैं। 124A वही है जिसके इमरान खान साहब ने भी शायद 1 या 2 केसेस गद्दारी का उनके ऊपर हो चुका हुआ है, इस्लामाबाद में हुआ था जहां तक मुझे याद है, और उसमें उन्होंने जमानत ली हुई है। उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे दोस्तों ने 124A के अरशद शरीफ शहीद के ऊपर 124A का पर्चा मेरे साथ ही दर्ज किया गया था। अमाद यूसुफ ARY के उनके ऊपर किया गया था, खाबर घुम्मन साहब हैं उनके ऊपर किया गया था। तो आज भी जो अंग्रेज ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1870 के अंदर 124A सेडेशन का, बुनियादी तौर पर फ्रीडम की बात करने को रोकने के लिए, सहाफियों को रोकने के लिए, लेकिन वो हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या वो तब कामयाब हो गया था? नहीं हुआ था। गांधी को, मौलाना आजाद को, नेहरू को और बहुत सारे दूसरे जो उस वक्त के लीडरान थे उन्हें 124A में बुक किया गया। फिर प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1934 आया, फिर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1940 आया। लेकिन इन तमाम चीजों से किसी भी सिम्मत अखबार नवीसों की जो काविश थी वो ना रोकी गई। एक छोटा सा वाकया आपको सुनाता हूं। जब ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1940 आया, जिसमें बहुत सारी अखबारों के ऊपर जो सेंसरशिप लगा दी गई, आप ये लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये पब्लिश करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो एक बहुत छोटी बच्ची थी, उषा मेहता, 22 साल की स्टूडेंट थी। उसने सोचा इससे तो हमारा आजादी का पैगाम नहीं जाएगा, तो उसने एक सीक्रेट रेडियो बनाया, इक्विपमेंट उसने हासिल किया, तो सीक्रेट रेडियो की ब्रॉडकास्ट शुरू की। मेन वो डिफरेंट जगहों पर उस रेडियो के सिस्टम को लेके मूव करते थे, एक जगह से दूसरी जगह। ये जरा ज़हन में रखिए, मुश्किल वक्त था क्योंकि उस टाइम वो इक्विपमेंट खासा बड़ा था, वो कुछ छोटी सी चीज नहीं थी जैसे आप मोबाइल फोन है हमारे हाथ में। तो उस इक्विपमेंट को छुप के कहीं पर किसी घर के अंदर छुपाया जाता था और वहां से ब्रॉडकास्ट किया जाता था और लोगों तक अपनी नशरियात भेजी जाती थी। 3 महीने तक वो कामयाब रहे ये ब्रॉडकास्ट करने में, उषा मेहता और उनके साथी। लेकिन 3 महीने के बाद वो पकड़े गए एक घर के अंदर से जहां पर वो ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। उषा को जेल में डाल दिया गया। 1947 आया, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान आजाद हुआ। उषा उस टाइम जेल में थी, आजादी मिली तो उसको भी जेल से आजादी मिली। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। 1947 में हम आजाद हुए, फिर हमें पता चला कि हमने इस सेडेशन एक्ट को इस्तेमाल करना है। क्विकली आगे जाऊंगा।
फातिमा जिन्ना साहबा पे हमने इसको इस्तेमाल किया, हमने फैज अहमद फैज के ऊपर इसको इस्तेमाल किया, हमने इसी को हबीब जालिब के ऊपर इस्तेमाल किया, और करते 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 हम अरशद शरीफ, शहबाज गिल, इमरान खान और इन तमाम लोगों के ऊपर इसको इस्तेमाल करते रहे। 1870 में अंग्रेज हमें कंट्रोल करने के लिए कानून लाया था। हिंदुस्तान इस कानून को अबॉलिश कर चुका है, खत्म कर चुका है। लकीली लाहौर हाई कोर्ट ने भी अभी ये चंद हफ्ते पहले इस कानून को कलअदम करार दिया है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर पर्चे पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। अब वापिस आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देखें तो ज़िया उल हक के जमाने में भी बहुत सारी पाबंदियां लगी। ज़िया उल हक के जमाने में भी लोगों की प्रेस बंद की गई, लोगों को कोड़े मारे गए। आप अक्सर चौधरी गुलाम हुसैन साहब को टेलीविजन पर देखते हैं, उनको शायद 21 दिन तक लाहौर किले के एक जिंदान के अंदर फेंक दिया गया, जहां पर ना उन्होंने रोशनी देखी, ना उन्हें पता चला कि वो कहां पर बंद है। चौधरी साहब एक दफा वो किस्सा मुझे सुना रहे थे और उनकी आंखें नम थी। आंखें इसलिए नम थी कि उन्हें याद आया कि उनकी वालदा बहुत तकलीफ में रही थी, तो उनकी वालदा बहुत ही परेशानी और तकलीफ में मुब्तला रही वो 21-22 दिन, जब उनका बेटा चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आप उनको जानते हैं, उनको उस किले के जिंदान के अंदर डाला गया। तो ये बहुत सारी काविशें, बहुत सारी मैं ये कहूंगा कि लोगों की कुर्बानियां हैं पाकिस्तान के अंदर भी। मैंने फैज अहमद फैज साहब का नाम लिया, हबीब जालिब साहब का नाम लिया, और बेशुमार साहबी हैं जिन्होंने ज़िया के ज़माने में कोड़े खाए, उनके ऊपर पाबंदियां लगी, प्रेस बंद हुई, छुप के अखबारात निकाले गए, हर तरह से ये काम चलता गया। फिर नवाज शरीफ साहब का जमाना आया, उन्होंने आज का मशहूर जमाना जंग अखबार, जियो ग्रुप जो है उनका अखबार बंद कर दिया, ताले लगा दिए, लेकिन फिर भी काम चलता रहा। तो कहने की बात यह है, ये सारा नैरेटिव जो मैं आपको पीछे दे रहा था, वो ये दे रहा था कि इमरान खान का नाम, इमरान खान का कलाम, इमरान खान की शख्सियत, इमरान खान की तस्वीर, इमरान खान का टिकर, सब कुछ बैन कर देने से क्या आप हासिल कर लेंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। मैं अगर हिस्ट्री देखता हूं, क्योंकि हम तमाम लोग हिस्ट्री से सीखते हैं, मैं पूरी दुनिया की हिस्ट्री मैंने आपके सामने नहीं रखी, क्योंकि वहां के हालात, वहां के ग्राउंड रियलिटीज, वहां के लोगों की तरबियत, वहां के लोगों का बूदोबाश, वहां के लोगों के मसाइल हो सकता है हमसे डिफरेंट हो। मैंने इसीलिए आपके सामने ब्रिटिश इंडिया, पाकिस्तान का जो वक्त था वो रखा, और उसके बाद पाकिस्तान जब से बना वो रखा। हमेशा प्रेस के ऊपर पाबंदियां लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या वो कामयाब हुई है? नहीं। लोगों ने हमेशा कोई और इनोवेटिव तरीका निकाला अपना मैसेज देने का। अभी भी इमरान खान का मैसेज तो जाएगा, अभी भी इमरान खान के बारे में बात तो होगी, टेलीविजन पर नहीं होगी तो सोशल मीडिया पे होगी। तो क्या बेहतर नहीं है कि इसका कोई दरमियानी रास्ता तलाश किया जाए? क्या बेहतर नहीं है कि बातचीत करके इलेक्शन की तरफ जाया जाए? क्या बेहतर नहीं है कि अभी भी हम सोचें कि हम तमाम लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को किसी तरह से बचाना है? इसके साथ साथ जो मैंने कहा कि मुझे शक ये पड़ रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, जिसका पेश खेमा है ये सब कुछ के इमरान खान के नाम, उनकी जुबान, उनके अल्फाज के ऊपर सब कुछ पर पाबंदी लगाई जा रही, ताकि जब वो कुछ बहुत बड़ा किया जाए तो टेलीविजन पर या कहीं आवाम के सामने कोई खबर ना आए। बहरहाल दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि माइनस इमरान खान की जो काविश हुई थी वो पहले ही दिन ढेर हो गई। आवाम ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया, सोशल मीडिया ने भी रिजेक्ट कर दिया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर लीडरान ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया। आखिरी बात पर आऊंगा, इमरान रियाज साहब की फैमिली के साथ मेरी बात हुई, बहुत परेशान है। उनकी बेगम जो हमारी बहन है उनसे बात हुई, वो बहुत परेशान है। इमरान रियाज के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका सबसे छोटा बेटा जो है वो 6 साल का है, वो अपने बाप को बहुत मिस कर रहा है, उसे नहीं पता कि उनके वालिद कहाँ गए हैं। इमरान रियाज को फौरी रिहा करना चाहिए। उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले बहुत परेशान हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ, आपने उनसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है, कुछ और करवाना है, मैं ये पीडीएम सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनसे वो करवाएं, लेकिन इमरान रियाज को फौरी तौर पर रिहा करें। वो 20-25 दिन हो गए वो अपनी फैमिली से दूर हैं, इससे ज्यादा उनके बच्चों को और खुदारा सजा मत दीजिए। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान रियाज ने कभी इस मुल्क का बुरा नहीं चाहा। वो एक जर्नलिस्ट है, वो अपनी बात करता है, अगर आपको बात बुरी लगती है तो आप उससे कोई बयान हल्फी ले लें कि भाई आप 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने ना बोलें, लेकिन उनके बच्चों को उनसे दूर मत करें। मैंने किसी दोस्त से कहा था, राब्ता किया था कि मुझे उनके बारे में कुछ बताए। वो दोस्त यहाँ उन्होंने मुझे, वो जो मेरे दोस्त है, उन्होंने जिस दोस्त से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कुछ बताएं इमरान रियाज के बारे में, उन्होंने मुझे कुछ मैसेजेस भेजे हैं।
وہ میسیجز یہی ہیں کہ وہ خیریت سے ہیں، وہ میسیجز یہی ہیں کہ وہ ان کی صحت ٹھیک ہے، اور جو ایک دھڑکا تھا کہ شاید وہ افغانستان کے اندر ہے، ان دوست نے، اب میں نہیں جانتا یہ کتنی حتمی بات ہے، یہ کتنی سچ ہے، وہ جو میرے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں وہ پاکستان کے اندر ہی ہیں اور خیریت سے ہیں۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ یہ خبر درست ہو، اور میں اللہ سے دعا گو بھی ہوں کہ جن کے پاس بھی عمران ریاض ہیں ان کے دل میں اللہ ترس ڈالے، ان چھوٹے بچوں کی شکلیں دیکھ کر ان کے اوپر ترس کھائیے، اور ان کو عمران ریاض کو اور جتنے بھی صحافیوں کے اوپر اور ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا نرمی کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی ہماری خواتین اور ورکرز بند ہیں اس ٹائم جیلوں میں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ ورکرز ہیں جنہوں نے کوئی سنگین کام نہیں کیا۔ اگر تو آپ کو نظر آ رہا ہے کسی نے کوئی بڑا سنگین جرم کیا، لیکن جو ویسے ہی بند ہیں پولیٹیکل لوگ، جسٹ ان سے پریس کانفرنس کروانی ہے اس لیے وہ بند ہیں، آپ مہربانی کر کے ان لوگوں کو بھی رہا کیجیے۔ کافی ہو گیا ہے، یہ سارے پاکستانی ہیں، یہ سارے آپ کے بھائی ہیں، یہ کوئی دشمن نہیں ہے، یہ تمام محب وطن لوگ ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔